अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एल्गोरिदम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 हम करें। अच्छा, सबसे पहले एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और वो जो स्टेप्स है उनको फॉलो करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हम एक प्रॉब्लम का जो सलूशन हम फाइंड करना चाहते हैं उसके सारे स्टेप्स हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम को। यानी कि ये असल में नंबर्ड स्टेप होते हैं। पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या काम करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1 लिख के पहला स्टेप लिख देंगे, फिर उसके बाद 2 लिख के फिर दूसरा स्टेप, इसी तरह 3 लिख के तीसरा। तो इस चीज़ को हम एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम जो है वो वैसे मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है, काम इनका सेम ही है। तो मैं बताया था कि फ़्लो चार्ट भी एक एल्गोरिदम ही होता है, ठीक है। तो बस ये कि उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, सारी पिक्चर्स होती हैं, इसमें सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है। तो ज़्यादातर डेवलपर जो है वो एल्गोरिदम को लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं फ़्लो चार्ट के मुकाबले में। मैं खुद पर्सनली एल्गोरिदम लिखता हूँ, ठीक है। फ़्लो चार्ट को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता लिखना। वैसे बाज़ प्रोग्रामर दोनों चीज़ें लिखते हैं। अच्छा, तो एल्गोरिदम जो है उसको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसको शफाफियत के साथ लिखना चाहिए, बीच में फालतू चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। फिर यानी कि ये है कि उसको जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो सारी मेन चीज़ें हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सब चीज़ें उसके अंदर हमें डालनी चाहिए। अच्छा, अब एल्गोरिदम की एक टाइप जो है वो है स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम, ठीक है। इसको हम टू डू लिस्ट भी कहते हैं। स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम में हम एल्गोरिदम को स्टेप्स की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, नंबर्ड स्टेप्स की शक्ल में। कि पहले हमने ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। यही स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम जो है यही पॉपुलर फॉर्म है एल्गोरिदम की, ठीक है। इसी को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब एल्गोरिदम जो है उसका एक सीक्वेंस होता है, उसके जो सारे स्टेप्स है उसकी एक तरतीब होती है, ठीक है। हमने बोल दिया पहला काम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम पहले तीसरा काम कर लें बाद में पहला काम करें, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है, बाज़ का तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बाज़ का तो ऐसा नहीं हो सकता। तरतीब जो है वो ज़रूरी होती है बाज़ केसेस में। जैसे कि अगर चाय बना रहे हैं, अब उसमें ऐसे नहीं है कि आप पानी ऐड ना करें, आप पहले ही जो है पत्ती ऐड कर दें, ठीक है, इस तरह से चाय नहीं बनेगी। तो या फिर अब ये है कि पहला स्टेप तो चूल्हा ऑन करना है, आप चूल्हा ऑन ही नहीं करते, ठीक है। दूसरा स्टेप तो बर्तन रखना है, वो भी नहीं करते, आप डायरेक्ट ही उसके ऊपर पानी गिरा दें चूल्हे पे, ठीक है, पानी पहले ही ऐड कर दें। तो ये पहले तो पानी ऐड नहीं कर सकते, तो पहले पहले वाले 2 स्टेप ज़रूरी हैं करने। बर्तन पड़ा होगा फिर ही पानी ऊपर डलेगा। इसलिए बाज़ का जो है ना वो तरतीब में चलना ही ज़रूरी होता है एल्गोरिदम के अंदर। अच्छा, बाकी ये अपनी नेचुरल लैंग्वेजेस में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश है। अच्छा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारा, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो जो उसका वो जो स्टोर है उसका काम ज़रा बेहतर तरीके से चल सके। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के जो स्टेप्स हम लिखेंगे उसको हम उसका एल्गोरिदम कहेंगे। एक और एग्जांपल जो कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि अगर किचन के अंदर हमने चाय बनानी है, उसका भी उसके अगर हम स्टेप्स लिखते हैं सारे तो उसको भी हम एल्गोरिदम बोलेंगे। अच्छा, तो एल्गोरिदम जो है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ स्टेप्स होता है,
ठीक है, यानी कि इसमें सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि इंसान की समझ में आ सकती है। ठीक है, जैसा कि इंग्लिश है, इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक इसकी एग्जांपल करते हैं, चाय वाली एग्जांपल, कि अगर हमने एक चाय बनानी है उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। मेन स्टेप्स मैं आपको इसके बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, चूल्हा वगैरह चलाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम एक केटल लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमने चाय बनानी है, वो बर्तन लेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, फिर चौथा स्टेप ये है कि उस केटल को हम आग के ऊपर रख देंगे। ठीक है, चूल्हे के ऊपर रख देंगे वो जो बर्तन है। पांचवा स्टेप ये होगा कि उसके अंदर हम फिर दूध डाल देंगे। ठीक है, और चीनी भी डाल देंगे। वैसे चीनी जो है उस पर डिसीजन भी हम रख सकते हैं। ठीक है, कि चीनी कोई कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते, तो वहाँ पे एक डिसीजन बन सकता है कि चीनी डालनी है या नहीं डालनी। ठीक है, वो अगर ज़्यादा डिटेल्स हम एल्गोरिथम में डालना चाहें तब वो चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। ये भी एक बेसिक एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद इंतज़ार करना है कि ये सारी चीज़ें उबल जाएँ। ठीक है, चाय उबल जाए, चाय के उबलने का इंतज़ार करना है हमने। अच्छा, फिर उसके बाद जो बर्तन है उसको आग से उतार देना है हमने। जब वो उबल जाएगी तो उसके बाद एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। लेकिन इस पूरे एल्गोरिथम में एक जो बहुत ज़रूरी स्टेप था वो नहीं लिखा गया। ठीक है, वो स्टेप ये था कि पत्ती ऐड नहीं की। ठीक है, अब इस तरह जब भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसमें सारे ज़रूरी स्टेप्स को लाजमी तौर पे मेंशन करना होता है। ठीक है, वो लाजमी लिखनी होती है। कोई ज़रूरी स्टेप वगैरह है तो उससे हमारा एल्गोरिथम ख़राब हो जाएगा। तो अब जब हमने पानी डाला था उसके बाद हमें पत्ती भी डालनी चाहिए थी। ठीक है, इस स्टेप के बाद। अच्छा, तो इस तरह यानी कि मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को हम कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए हम एल्गोरिथम लिख के तो उससे यानी कि हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहेंगे तो उसके लिए पहले हम उसका एल्गोरिथम लाजमी लिखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर उसी एल्गोरिथम के बेस पे हम उस प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं, यानी कि उस प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी होती है मेन, वो हम फिर इसी एल्गोरिथम की बेस पे लिखते हैं। ठीक है, इसमें सारा तरीका बता दिया गया होता है कि सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है। फिर उसके बाद हम फिर सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ठीक है, कोडिंग के ज़रिए। अच्छा, तो एक एल्गोरिथम जो होता है उसमें इस तरह से होता है कि वो इनपुट लेता है। ठीक है, उसमें हम कुछ चीज़ें इनपुट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग एल्गोरिथम के अंदर बताई जाती है। प्रोसेसिंग के बाद फिर आउटपुट बताया जाता है जो कि उस एल्गोरिथम की मदद से हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बताई गई है कि एल्गोरिथम का जो लफ्ज़ है, एल्गोरिथम का जो वर्ड है, वो एक अरबी साइंटिस्ट से मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख़वारिज़मी, उनके नाम से ये लफ्ज़ हासिल किया गया था। ठीक है, एल्गोरिथम का जो वर्ड है। अच्छा, तो एल्गोरिथम जो है इसका एक ख़ास रोल होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब भी हम प्रॉब्लम को कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करते हैं, यानी कि कोई अगर फ़र्ज़ करे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पहले उसका एल्गोरिथम लिखना लाजमी होता है। ठीक है, और उस एल्गोरिथम को लिखने से हमें सॉफ्टवेयर को बनाने की एक गाइड मिलती है। ठीक है, यानी कि उससे काफ़ी यानी कि हमें फ़ायदा होता है उस एल्गोरिथम के लिखने से। हमें इस चीज़ की एक पूरी सिनारियो समझ आई थी है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बनेगा।
और ये यानी कि उसकी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करना है, इस चीज़ की वो काफ़ी डिटेल जो है वो एल्गोरिदम हमें प्रोवाइड करता है। तो कोडिंग करने से पहले यानी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका एल्गोरिदम लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और बाद लोग उससे पहले फ़्लो चार्ट भी उसका लिखते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाद लोग फ़्लो चार्ट नहीं बनाते, ठीक है, वो सिर्फ एल्गोरिदम बनाते हैं। अच्छा, तो नॉर्मली जो है पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है, कि प्रॉब्लम को उसको यानी प्लान किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उसका फ़्लो चार्ट बनता है, फिर उसके बाद उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है, और फिर कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो डेवलप किया जाता है, ठीक है, कोडिंग के ज़रिए से, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए, जैसा कि सी शार्प, सी प्लस प्लस, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, एक एल्गोरिदम को बनाना किस तरह से है, तो उसके लिए कुछ मुख्तलिफ नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, तो एक एल्गोरिदम को बनाने के लिए सबसे पहले जो नोटेशन यहाँ पे दी गई है वो है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट जो है, यहाँ से हम एल्गोरिदम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हर एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी तौर पे होता है। उसके बाद इनपुट इसकी दूसरी नोटेशन है। इनपुट जो है वो यानी कि इस तरह से है कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें हमने इनपुट करनी है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ हम एल्गोरिदम में बताते हैं, ठीक है, कि यूज़र ने क्या चीज़ें इनपुट करनी है उसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद है सेट, तीसरी नोटेशन। सेट जो है ये असल में से कि हम जब डाटा इनपुट करेंगे तो वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर होया होगा उसको एक नाम दिया जाता है। ये काम हम सेट की नोटेशन में करेंगे। और दूसरा ये है कि जो 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 सा डाटा हमारे पास पहले से मौजूद है उसको भी जो है वो इस सेट की नोटेशन के अंदर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई नई चीज़ें डालनी है, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, तो वो काम भी हम सेट की नोटेशन के अंदर करते हैं। अच्छा, यानी कि ये असल में जो एल्गोरिदम को बनाया जाता है उसके मुख्तलिफ यानी कि हिस्से हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी होती है एल्गोरिदम के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद इफ़ एल्स की नोटेशन है। इफ़ एल्स की नोटेशन कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, जहाँ पे हमने कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, कोई कंडीशन हमारे पास आ जाए कि क्या हमने ये काम करना है या दूसरा काम करना है। जैसे मिसाल है कि मैं कहता हूँ कि अगर बारिश होती है, ठीक है, एक कंडीशन मैंने रख दी, तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा कि मैं फ़र्ज़ करें कंप्यूटर के ऊपर कोई गेम खेलूँगा, ठीक है। और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी अगर बारिश नहीं होती, तो उस सूरत में मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक कंडीशन रख दी है और उस कंडीशन के ऊपर जो है वो मैं डिसीजन लूँगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक काम हो सकता है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये डिसीजन होते हैं, ठीक है, जो कि हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान लेने होते हैं। तो इनके लिए इफ़ एल्स का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इफ़ अगर ये कंडीशन है तो फिर ये काम मैंने करना है, एल्स दूसरी सूरत में मैंने दूसरा काम करना है, ठीक है। तो इसको इफ़ एल्स कहेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि वो कहता है कि अगर ए छोटा है बी से तो फिर ये होगा कि उसकी वैल्यू यहाँ तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ तो वाकई ये बी से छोटा होगा कंडीशन, क्योंकि ये रखी गई है कि ए स्मॉलर दैन बी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी ए से छोटा हो।
ठीक है। तो उस सूरत में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ए वाकई छोटा है बी से, तो फिर जो इफ़ स्टेटमेंट के बाद हम इफ़ के बाद जो स्टेटमेंटें लिखते हैं वो चल जाती हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और अगर ये फॉल्स निकल आता है, ठीक है, ये जो कंडीशन है वो गलत निकल आती है, ए बी से छोटा अगर ना हो, उस सूरत में जो एल्स के बाद हमने स्टेटमेंट्स रखी होती है वो चल जाती हैं, ठीक है। यानी अगर फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो अब 5 7 से वाकई छोटा है, तो इसका मतलब है कि उसको जब चलाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगी। अब वो कहता है इफ़ ए इज़ लेस दैन 5 सेट सी टू 10 एल्स सेट सी टू 20। अब इफ़ के बाद उसने उसकी कंडीशन लिखी ब्रैकेट में ए इज़ लेस दैन 5, उसके बाद उसने लिखा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या है कि सी की वैल्यू 10 कर दो, ठीक है, सी की वैल्यू 10 सेट कर दो। और एल्स दूसरी सूरत में, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर सी की वैल्यू 20 सेट कर दो। अच्छा, तो एल्स को लिखना ऑप्शनल है, यानी बाज़ का हमने हमारे पास दूसरी कंडीशन नहीं होती, ठीक है, हमारे पास एक ही कंडीशन की सूरत में एक ही स्टेटमेंट हमने रखी होती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ये करूँगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। दूसरी सूरत नहीं बताते। मैं कहता हूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं कंप्यूटर पे गेम खेलूँगा, ठीक है, दूसरी एल्स वाली स्टेटमेंट मैं नहीं लिखता। अगर तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, बाज़ केसेस में हमें एल्स की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो एल्स के बगैर भी हम अपना काम चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नोटेशन है गो टू की। गो टू के ज़रिए हम इस तरह से करते हैं कि हम एक एल्गोरिदम के अंदर किसी भी स्टेप पे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ स्टेप नंबर 15 पे मैं जाना चाहता हूँ इसके बाद, ठीक है, अभी मैं स्टेप नंबर 5 पे था, ठीक है, किसी हाल ज़रूरत की वजह से, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है, गो टू के ज़रिए। ये गो टू की ज़रूरत हमें लूप्स में पड़ती है, ठीक है। लूप में असल में ये है कि साइकिल चलता है, क्योंकि आपको मैंने फ़्लो चार्ट की जो लास्ट टाइम एग्जांपल्स बताई थी उसमें भी लूप था कि एक दफ़ा एक चीज़ चलाई, फिर उसको फिर दोबारा पीछे गई, फिर 2 दफ़ा चलाई, ठीक है, इस तरह 5 दफ़ा अगर चलाना था उसको तो फिर 5 दफ़ा उसी को रिपीट किया, उसी कोड को। तो उनके लिए गो टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आउटपुट की नोटेशन है, इसमें हमें जो रिज़ल्ट्स होते हैं इस सारे एल्गोरिदम के वो उनको यानी कि बताते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें आउटपुट होगी। उसके बाद स्टॉप आया था, स्टॉप से एल्गोरिदम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम जो है वो उसका आउटपुट कैसा है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितना यानी कि बेहतर आउटपुट उसका निकल रहा है, यानी कि वो कितना अच्छा है। तो उसके लिए इस चीज़ को चेक करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए एल्गोरिदम्स की दो चीज़ें मेनली हम देखते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम का ज़रूरी नहीं एक ही एल्गोरिदम बनाया जा सके, ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से एल्गोरिदम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हम 3 तरह के एल्गोरिदम लिखें, फिर उसके अंदर से हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम फॉलो किया जाए। उसके लिए दो चीज़ें हम मेनली देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि इस एक एल्गोरिदम के स्टेप्स कितने हैं, ठीक है। आमतौर पे जिस एल्गोरिदम के थोड़े स्टेप्स होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़े स्टेप्स होंगे तो वो एल्गोरिदम जल्दी यानी कि डेवलप कर देगा हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको जल्दी सॉल्व कर देगा। और दूसरी चीज़ जो देखी जाती है एल्गोरिदम की वो ये है कि वो कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी ले रहा है। तो जोन सा एल्गोरिदम थोड़ी मेमोरी ले रहा होगा वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की मदद से हम जो बेहतर एफिशिएंट एल्गोरिदम है उसका इंतखाब हम करते हैं, ठीक है, उसकी चॉइस इससे की जाती है। अब बहुत बात ऐसे होता है कि कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिनके स्टेप थोड़े होते हैं लेकिन मेमोरी ज़्यादा ले रहे होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं एल्गोरिदम
जिनकी जो मेमोरी थोड़ी ले रहे होते हैं लेकिन उनके स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, उस सूरत में फिर ये है कि डेवलपर को खुद ही देखना पड़ता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जिस तरह का प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाह रहा है उसके मुताबिक कौन कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इस लिहाज से वो फिर खुद जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है, इस सूरत में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। फ्लो चार्ट भी एक एल्गोरिदम ही है, ठीक है, और उसी एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी उसको अगर पिक्चर्स के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक डायग्राम की शक्ल में, तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलेंगे, ठीक है। और उसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, स्टेप्स की शक्ल में, नंबर्ड स्टेप की शक्ल में, उस चीज़ को हम एल्गोरिदम कहेंगे, ठीक है। यानी उसके स्टेप्स का लिखना एल्गोरिदम है और उसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना फ्लो चार्ट है। जैसे उसने एक एग्जांपल यहाँ पे दी है कि एक स्टोरी और मूवी का जो आपस में डिफरेंस होता है वही इन दोनों का डिफरेंस है। स्टोरी में सिर्फ वो चीज़ लिखी जाती है कि वो कैसे, यानी कि एक कहानी होती है, यानी कि जिस पे बेस बेस फिर मूवी यानी कि बनाई जाती है, कि यानी कि कैसे वो सारा चलेगा, ठीक है, पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ स्टोरी में यानी कि टेक्स्ट की शक्ल में लिखी जाती है, और मूवी में जो है वो चीज़ हमें ग्राफिकली दिखाई जाती है। तो दोनों में हाँ यानी कि ऐसे है कि पॉइंट तो सेम ही बताया जा रहा होता है, ठीक है। अगर हम एक कहानी पढ़ लें एक चीज़ की, जैसे मिसाल है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स एक नावल है, अगर हम उसको पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें उस पता चल जाएगा कि वो राइटर क्या करना चाह रहा है। लेकिन अगर उसी गोन विद द विंड की मूवी भी बनी हुई है, अगर वो देख ले तो उससे भी हमें उसकी सारी स्टोरी तो समझ आ जाएगी, उसको पता तो चल जाएगा कि वो राइटर कहना क्या चाह रहा है। तो दोनों से हमें सेम चीज़ पता चल रही है, ठीक है। इसी तरह एल्गोरिदम एक स्टोरी की तरह और जो फ्लो चार्ट है वो एक मूवी की तरह, पता दोनों से एक ही चीज़ का चाह रहा होता है, ठीक है, आउटपुट दोनों का सेम है। अच्छा, अब एक जो फ्लो चार्ट है उसके क्या फ़ायदे हैं? फ्लो चार्ट को बनाना आसान है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स होती हैं तो वो सफाई क्लियरली उसको हम उसमें सारे स्टेप्स हम बता सकते हैं। अच्छा, इसके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना आसान है, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स हैं, ठीक है, डायग्राम्स है, उसमें पिक्चर बनी हुई है तो उसमें सारे स्टेप आसानी से हमें समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमें आसानी से उस पर एनालिसिस करके ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना आसान है इसमें। उसके बाद अगर हमने कोई एरर ढूंढनी है, ठीक है, कोई ख़राबी आ गई है, तो उन एरर्स को ढूंढना भी फ्लो चार्ट में आसान है। अच्छा, फिर उसके बाद एक स्टेप से दूसरे स्टेप में किस तरह से जाना है, इस चीज़ को देखना भी फ्लो चार्ट के अंदर इजी है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, उसमें पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाना। तो फ्लो चार्ट में सिंपली बीच में एरो लाइन्स होती है, उससे पता चल जाता है कि एक स्टेप से हम किस तरह से दूसरे स्टेप में जाते हैं। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्लो चार्ट के? फ्लो चार्ट को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो पिक्चर्स हैं, उसकी फॉर्मल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, तो वो सिंबल्स की मदद से पहले पूरा जो है वो हमें प्रॉपरली उसको डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, ग्राफिक्स होते हैं उसके, तो इस वजह से उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा ये है कि अगर फ़्लो चार्ट को चेंज करना पड़ जाए तो ये आसान काम नहीं है, ठीक है, ये मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो पिक्चर की शक्ल में है तो वो हमें फिर उन पिक्चर को एडिट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ चेंजिंग करनी है, दरमियान में कोई तीसरे नंबर पर कोई नया स्टेप डालना है तो पहले नीचे वाले को हम नीचे करेंगे, फिर बीच में स्टेप डालेंगे। और अगर वो फ्लो चार्ट हमने अपनी कॉपी पे बनाया हुआ था, पेजेस पे बनाया हुआ था, तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा, हमें सारा फ्लो चार्ट काट के दोबारा बनाना पड़ेगा, तो वो इस लिहाज से बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर बीच में कोई चीज़ चेंजिंग करनी पड़ जाए तो खास तौर पर पेजेस पे बनाया जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी अब, ठीक है। अच्छा, और जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको उनका अगर हम सलूशन के लिए
फ़्लो चार्ट लिखें तो वो बेहतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ़्लो चार्ट फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उनके लिए एल्गोरिदम लिखने ज़रूरी होते मतलब बेहतर होता है। अच्छा, उसके बाद एल्गोरिदम के क्या फ़ायदे हैं? एल्गोरिदम को लिखना आसान है क्योंकि सिंपल इंग्लिश में हमने लिखना है, ठीक है। तो स्टेप्स की शक्ल में हम लिखना शुरू कर देंगे, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। उसके लिए हमें कोई सिंबल्स वगैरह और इस तरह फॉर्मल तरीके से तो उसको नहीं लिखना होगा कि जितना फॉर्मल फ़्लो चार्ट में लिखना होता है कि ये एरो लाइन बनानी है और ठीक है मुख्तलिफ सिंबल्स हैं जो कि फ़िक्स है मुख्तलिफ कामों के लिए, तो वो सिंबल से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है सारा कुछ। फिर उसके बाद एल्गोरिदम लिखने के जो तरीक़ेकार हैं, ठीक है, जो टेक्निक्स हैं उनको समझना आसान है, ठीक है। कोई डिसीजन के लिए इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट बता रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंपल इंग्लिश में हमने लिखना है, तो वो चीज़ आसान है। अगर बड़े प्रॉब्लम है हमारे तो उसके लिए एल्गोरिदम ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बड़े प्रॉब्लम का सलूशन लिखने के लिए एल्गोरिदम बेहतर रहते हैं फ़्लो चार्ट के मुकाबले में, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस एल्गोरिदम के जो है वो ये है कि एक एल्गोरिदम अगर हमने बनाया हुआ है, ठीक है, पहले से बनाया हुआ है, उसी को अगर हमने कोई चेंज करना है तो वो हमेशा इतना आसान नहीं होता चेंज करना, ठीक है। उसमें फिर हमें नए स्टेप्स बीच में डालने पड़ते हैं, तो वो ढूंढ के उसमें नए स्टेप्स डालेंगे तो वो नए स्टेप्स को ऐड करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाना है ये समझना एक एल्गोरिदम के अंदर मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि सारा को टेक्स्ट में है, पहले उसको पढ़ के समझना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जाना है। ये काम फ़्लो चार्ट में आसान है क्योंकि वो सिंपल पिक्चर्स होती है, तो हमें एरो से नज़र आ रहा होता है कि पहला स्टेप जो है वो फ़र्क करें इनपुट था, तो दूसरा स्टेप प्रोसेसिंग है, ठीक है, बीच में एरोज़ होती हैं, फ़्लो लाइन्स होती हैं, तो इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। इसमें स्टेप्स की समझ ज़रा मुश्किल आती है कि कौन सा स्टेप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाना है। उसके बाद गो टू का इस्तेमाल अगर हम करते हैं यानी लूप के लिए, एरर्स को ढूंढने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो मुश्किल है एल्गोरिदम के अंदर, हमें फिर मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये टेक्स्ट की शक्ल में सारा लिखा होता है, बीच में गो टू के ज़रिए हम बताएंगे कि इस तरह इस लाइन पे जाना है, उस लाइन पे जाना है, तो इस तरह से वो हमें जो है वो थोड़ा उसको उसको फिर समझने में मुश्किल होगी हमें, क्योंकि गो टू से हम ये बताते हैं कि इस लाइन पे चले जाओ, इस लाइन पे चले जाओ, ठीक है, तो बीच में हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, तो वो जो है एल्गोरिदम में ये चीज़ मुश्किल है। फ़्लो चार्ट में आसान है क्योंकि फ़्लो चार्ट में अगर हमने एक लूप चलाना है तो हम एरोज़ के ज़रिए बता देते हैं यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, वहाँ से फिर आगे आएंगे, फिर अगर दोबारा पीछे जाना है, कोई लूप चला रहे हैं फिर पीछे चले जाएंगे, तो इसमें एल्गोरिदम में हम गो टू के ज़रिए वो अपना लूप चलाएंगे, तो वो चीज़ें इसमें मुश्किल है फ़्लो चार्ट के मुकाबले में। अल्लाह हाफ़िज़।